न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। ट्रंप ने भारत के साथ भविष्य के सभी प्लान रद्द किए हैं। भविष्य में भारत यात्रा पर नहीं आएंगे ट्रंप। मोदी के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। और रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल जर्मनी के चांसलर मर्ज का बहुत बड़ा बयान। जर्मनी पहले ही युद्ध में शामिल है। मर्ज ने कहा यूरोप पर हमला कर सकता है रूस और यूएसएसआर बनाने के लिए यूरोप पर हमला संभव है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही तेल और गैस रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यूक्रेन इसी पर लगातार प्रहार कर रहा है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन भी सटीक निशाने के साथ रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रोन से रूस की 2 रिफाइनरी को निशाना बना लिया है और रूस में 2 अगस्त से रिफाइनरी पर हमलों का सिलसिला जारी है। अब तक रूस की कई बड़ी रिफाइनरी बंद हो चुकी हैं। रूस में तेल और गैस की भारी किल्लत है। लगातार हमलों के बावजूद रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहा है, जिससे जाहिर हो रहा है कि यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन रूस के ताकतवर एयर डिफेंस को नाकाम करने में सक्षम है। ऐसा धमाका जैसे 100 किलो का बम विस्फोट हुआ हो। इतनी आग जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। रूस से आ रही भयावह तस्वीरों का यह सिलसिला जारी है। यूक्रेन ने फिर रूसी रिफाइनरी को निशाना बनाया है। शुक्रवार रात क्रास्नोदर रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ। इसके अलावा सीजरान रिफाइनरी पर भी हमले में यूक्रेन कामयाब रहा। दुनिया हैरान है, जिस देश के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस है, वहां यूक्रेन लगातार इतने हमले करने में कामयाब हो रहा है। 30 दिनों में यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि ये मिशन रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला करने का। क्रास्नोदर रिफाइनरी रूस की बहुत पुरानी रिफाइनरी है। यहाँ एक साल में 30 लाख टन तेल का प्रोडक्शन होता है। रूस का ड्रोन रिफाइनरी के ऊपर गिरा और यहाँ तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया है। आग की लपटों से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ मौजूद तेल का भंडार पूरी तरह से जल गया और यहाँ की मशीनें भी आग में बर्बाद हो गई। दूसरा हमला समारा में हुआ। यहाँ सीजरान रिफाइनरी टारगेट बनी। यहाँ हर साल 8 लाख टन तेल का प्रोडक्शन होता है। गैसोलीन, डीजल की सप्लाई भी यहीं से होती है। समारा और क्रास्नोदर में इससे पहले भी हमला हुआ था, लेकिन सतर्क होने के बावजूद रूस की सेना यूक्रेनी हमलों को नाकाम नहीं कर सकी। 2 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन रियाजान रिफाइनरी में आग लगी। तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहाँ फिप्स की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया।
10 अगस्त को सारातोव में ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी और फिर ओख्ती में रिफाइनरी भस्म हो गई। यूक्रेन रूस के तेल व्यापार को पूरी तरह से खत्म करने की ठान चुका है। रूस ने कभी सोचा भी नहीं था कि तेल ठिकानों को नष्ट करने के इस मिशन में यूक्रेन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। रूस में तेल डिपो और रिफाइनरी को हुए नुकसान की लिस्ट कितनी लंबी हो चुकी है, ये आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस की 80% रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की है। रोस्तोव रिफाइनरी पर हमला हो चुका है और इसके बाद रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर हमले हुए हैं। लुक ऑयल रिफाइनरी, कुइबिशेक्स रिफाइनरी, सीजरान रिफाइनरी, तनेको रिफाइनरी, कलूगा रिफाइनरी और तुला तेल डिपो के साथ ही सारातोव रिफाइनरी और वोरोनिश तेल डिपो, साथ ही साथ क्रॉसनोदर रिफाइनरी, एगेल्स तेल डिपो और फियोदोसिया तेल डिपो। इनके अलावा उल्ट लुगा प्लांट और समारा तेल डिपो। इनके अलावा और कौन कौन सी रिफाइनरी हैं, आइए आपको बताते हैं और विस्तार से आगे। प्रोलेतार्स रिफाइनरी भी इसमें शामिल है, कलाच ना दानू रिफाइनरी भी शामिल है। ओमस्क रिफाइनरी को यूक्रेन अब तक टारगेट बना चुका है। इनमें से कई रिफाइनरियों में काम पूरी तरह से बंद है। रूस में गैस स्टेशन पर अब लंबी कतारें लग रही हैं। रूस के लिए तमाम रिफाइनरी को फौरन ठीक करना मुमकिन नहीं है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जुलाई 2025 में ही यूरोप ने टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए रूस से हर दिन 51.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात की, जो जून की तुलना में काफी ज्यादा है। इस साल अब तक यूरोप 9.93 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रूस से खरीद चुका है। यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है और रूस में रिफाइनरी पर हो रहे हमलों से यूरोप में भी गैस और तेल की किल्लत हो सकती है। लेकिन ज़ेलेंस्की एक खास रणनीति के तहत रूस की तेल सप्लाई वाली ताकत को खत्म करने में जुटे हैं। यूरोपीय संघ ने 2022 से अब तक रूस से 212 अरब यूरो की गैस खरीदी। रूस ईयू को आज भी उर्वरकों का सबसे बड़ा सप्लायर। ईयू एलएनजी खपत का लगभग 5वां हिस्सा रूस से खरीदता है। अब अगर यूक्रेन लगातार ऐसे ही हमले करता रहा तो रूस का तेल और गैस का व्यापार तो खत्म होगा ही, यूरोप के लिए रूस की अहमियत भी बहुत कम हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की भी यही चाहते हैं। यूरोप को अब गैस और तेल के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। रिफाइनरी ही नहीं, रूस के सैन्य ठिकाने भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। यूक्रेन रूसी सेना से जुड़ी कई बड़ी फैक्ट्री को निशाना बना चुका है। और रिफाइनरीज के अलावा यूक्रेन कजान में एयरक्राफ्ट प्लांट पर भी हमला हो चुका है और रूस के तंबोव में यूक्रेन बारूद फैक्ट्री को ड्रोन से नष्ट कर चुका था। ब्रियांस्क में भी यूक्रेन केमिकल प्लांट को निशाना बना चुका है। दूजबा पाइपलाइन पर यूक्रेन 2 बार अटैक कर चुका है। सवाल रूसी एयर डिफेंस को लेकर भी है। यूक्रेन ने युद्ध काल के दौरान कई ड्रोन बनाए,
इसके साथ यूक्रेन अब मिसाइलों का प्रोडक्शन भी कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल रूसी एयर डिफेंस को मात देने में सक्षम है। रूस पर फ्लैमिंगो मिसाइल से हमलों की शुरुआत हो गई है, जिसकी वजह से फ्रंट लाइन से बहुत दूरी पर मौजूद रिफाइनरी भी खतरे में है। नेपच्यून मिसाइल को लेकर दावा है कि यह एयर डिफेंस को नाकाम कर रही है। यूक्रेन पर रूस भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर रूसी सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कच्चे तेल के उत्पादन में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रूस हर दिन 90 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है और रूस हर दिन 40 लाख बैरल से अधिक तेल का निर्यात करता है। अब आपको तेल से रूस की कमाई का अंदाजा हो गया होगा। रूस युद्ध के बाद से कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। युद्ध पर हर दिन रूस भारी भरकम खर्च कर रहा है। हथियारों की प्रोडक्शन पर भी रूस को बजट बढ़ाना पड़ा है। ऐसे में तेल का निर्यात रूस को बहुत बड़ा फंड हासिल करने का स्रोत है। ज़ेलेंस्की अब इसी फंड को बंद करना चाहते हैं ताकि युद्ध रूस के लिए भी बोझ बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तुला में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का अटैक हुआ है। अंडरग्राउंड हथियार गोदाम तबाह किया गया है। इस अटैक में गोदाम में कई टन बारूद होने का दावा है। कीव में सबसे बड़े विध्वंस के बाद अमेरिका ने युद्ध के समीकरण बदल दिए हैं। अब अमेरिकी कमांडर्स के निर्देश में रूस की धरती पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन को रूसी सामरिक ठिकानों पर विनाश हमले का सिग्नल इंटेलिजेंस दे चुका है और 29 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क, बेलगोरोद, कुर्स्क और रोस्तोव में भीषण हमले किए हैं। इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक सोचा समझा प्लान है रूसी सेना की गति को धीमा करना और इसीलिए रूस के उन इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं जो फ्रंट लाइन तक रसद, ईंधन और हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। देखिए कैसे अमेरिका इस मिशन में मदद दे रहा है। यूक्रेन की खेरसोन और जैपोरिजिया आंशिक रूप से रूस के कब्जे में है। इसके अलावा डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस ने करीब करीब पूरा कब्जा कर लिया है। लेकिन वॉशिंगटन समिट के बाद से रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और हर दिन एक न एक नया इलाका जीत रही है। अमेरिका अब तक युद्ध विराम की उम्मीद में चुप था, लेकिन 27-28 अगस्त को कीव में हुए विनाश के बाद समीकरण बदल चुके हैं। अब ट्रंप ने यूक्रेन को रूसी सामरिक ठिकानों पर हमले करने की छूट दे दी है और उसका असर रूस की धरती पर नजर आने लगा है। यूक्रेन का मिशन है रूसी सेना के एडवांस को धीमा करना, रूसी सेना के ईंधन, रसद, हथियार सप्लाई मार्ग को अवरुद्ध करना, रूसी सेना के मजबूत गढ़ों पर हमले करके अपनी जमीन जीतना। यूक्रेन ने यह मिशन शुरू कर दिया है।
यूक्रेन ने अपनी सीमा से सटे कुर्स्क, रोस्तोव, बेलगोरोद और ब्रियांस्क पर हमले तेज कर दिए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सेना को इन्हीं इलाकों से सप्लाई होती है। 29 अगस्त को यूक्रेन ने रोस्तोव के रूसी सैन्य ठिकाने पर हमले किए। रोस्तोव में सैन्य ठिकाने पर रूस के हथियार और शेल गोदाम है। इसके साथ ही कुर्स्क के त्योतकिनो रीजन पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। कुर्स्क के त्योतकिनो में रूस का सप्लाई हब है, जिससे खार्किव ऑफेंस के लिए हथियार भेजे जाते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने ब्रियांस्क में रूस के 2 पुलों को उड़ा दिया। इससे रूस की सप्लाई चेन बाधित हो गई है। ब्रियांस्क के इन 2 पुलों से रूस का रेल और रोड कनेक्शन क्रीमिया सहित कई यूक्रेनी इलाकों से जुड़ा हुआ था। एक पुल से रूसी रेलवे की ट्रेन क्रीमिया पहुंचती थी, दूसरे पुल से हाईवे गुजर रहा था। रिपोर्ट है कि रूसी सेना ने इन पुलों के नीचे पिलर्स को बचाने के लिए माइंस बिछाई हुई थी, ताकि यूक्रेनी एजेंट्स पुल के नीचे पहुंचने से पहले ही मारे जाएं। यूक्रेन ने दोनों पुलों को क्षतिग्रस्त करने के इरादे से ड्रोन हमले किए, लेकिन धमाके से माइंस फट गईं और इससे दोनों पुल पूरी तरह तबाह हो गए। रूस के पुल उड़ाने के साथ ही ब्रियांस्क में यूक्रेनी सेना ने डीजल सप्लाई स्टेशन और सप्लाई लाइन पर भी भीषण हमले किए। 29 अगस्त को यूक्रेन ने ब्रियांस्क के न्यातोपोविची इलाके पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों का टारगेट रूस का डीजल पंपिंग स्टेशन था। रूस के हमलों से ये पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया और आग लग गई। इस डीजल पंपिंग स्टेशन से एक सप्लाई लाइन यूक्रेन जाती है। ये लाइन कुर्स्क से होते हुए खार्किव पहुंचती है। खार्किव की सीमा पर हमलों के लिए भेजे गए वाहनों को डीजल की सप्लाई इसी पंपिंग स्टेशन के जरिए होती है, लेकिन रूस के हमलों से अब डीजल सप्लाई बंद हो चुकी है। इससे पहले 26 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन तक हथियार भेजने वाले रूट पर हमले किए थे। क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन तक हथियार भेजने के लिए रूस एक खास जो रेल रूट है उसका इस्तेमाल करता है। ये रूट कर्च रेलवे ब्रिज से शुरू होकर बागेरोवो और फियोदोसिया से होते हुए जनकोई तक जाता है। जनकोई से आर्मियांस्क होते हुए हथियार यूक्रेन के खैरसोन तक पहुंचते हैं। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक सेवस्तोपोल तक भी जाता है, यानी जनकोई रूसी रेलवे का जो जंक्शन है और यहाँ से 2 शहर कनेक्ट होते हैं। और जेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने हमला कर जनकोई में रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान पहुँचाया है। वहीं पास में मौजूद उरोजाइना रेलवे स्टेशन को भी ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन सिम्फेरोपोल और सेवस्तोपोल तक हथियार रूट के बीच में मौजूद हैं। इन हमलों के जरिए यूक्रेन की कोशिश क्रीमिया में हथियारों की सप्लाई को बाधित करना है, ताकि यहाँ रूस की स्थिति कमजोर की जा सके। अब अमेरिका की मदद से इस मिशन को और तेज किया गया है। ये हमले इस बात का संकेत हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे दी। इस बात को खुद अमेरिका के एक राजदूत ने स्वीकार किया। मतलब साफ है कि अब अमेरिकी हथियारों और उसके कमांडरों की मदद से रूस की धरती पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के लॉन्ग रेंज हथियार चलाने का प्रशिक्षण यूक्रेनी सेना को नहीं मिला है। इन हथियारों को चलाने के लिए अमेरिकी सेना मदद दे रही है। अब यूक्रेन को जल्द ही नए हथियार भी मिलने वाले हैं, जिनकी रेंज मौजूदा हथियारों से ज्यादा होगी और इनसे यूक्रेनी सीमा से बहुत दूर बसे रूसी शहरों पर भी हमले किए जा सकेंगे। सिर्फ अमेरिकी थल सेना ही यूक्रेन को मदद नहीं दे रही है, बल्कि वायुसेना भी रूसी ठिकानों पर हमलों के लिए इंटेलिजेंस दे रही है। फ्लाइट
एसएट रडार के डेटा से जानकारी मिली है कि अमेरिकी वायुसेना का सैन्य सर्वेक्षण विमान रूस के मर्स्मांक के करीब गश्त लगा रहा है और 28 और 29 अगस्त को अमेरिकी वायुसेना का RC-135V टोही विमान बेरेंट सागर में मरमंस्क के करीब कई बार मंडराता देखा गया। ये इंटरनेशनल वायुसेना में गश्त लगा रहा था। मरमंस्क के करीब ही रूस का परमाणु हथियार केंद्र और टेस्ट साइट नोवाया जेमेलिया है और इस विमान की खासियत ये है कि लंबी दूरी से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ये डिटेक्ट कर लेता है। माना जा रहा है कि इस विमान से रूसी ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटाया गया है। ट्रंप ने युद्ध के समीकरण बदल दिए हैं। अब रूस के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन को मदद भी दी जा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन के जरिए रूसी जमीन पर लॉन्ग रेंज हमले भी कराए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रंप का मकसद किसी भी तरह रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना है। लेकिन इसी तरह रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के हमले होते रहे तो दुनिया कीव से भी विनाशक हमलों की गवाह जल्द बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रूस के वोल्गोग्राद में भीषण आग लगने की। 3200 स्क्वायर मीटर में यह आग फैले होने की जानकारी है। यूक्रेन के सेप्टाश हमले का शक भी जाहिर इस दरमियान किया जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूसी धरती को जला रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन और उनकी सेना ने कीव पर रूसी ध्वज फहराने का मिशन लॉन्च कर दिया है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में 600 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागकर विस्फोट किया है। रूस एक तरफ विध्वंसक बारूदी वज्रपात कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जमीनों को अपने नियंत्रण में लेता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में पुतिन का कब्जा अभियान ट्रंप के दूत विटकॉफ की उस गलती की वजह से तेज हुआ है जो उन्होंने 6 अगस्त को पुतिन से मिलने के बाद की। कीव से लेकर लवीव तक विनाश का भयावह तूफान नजर आ रहा है। खार्किव से लेकर ओडिशा तक जबरदस्त रक्तपात हो रहा है। यूक्रेन में पुतिन सेना ने विनाश की जो आग भड़काई उससे ट्रंप के शांति प्रयासों पर पानी फिर सकता है। युद्ध की ये वो भयावह आग है जिसकी वजह से शांति वार्ता विफल हो सकती है। अलास्का और फिर वॉशिंगटन वार्ता के बाद ट्रंप ने भले ही ऐलान किया हो कि युद्ध खत्म करने के प्रयास ट्रैक पर है, लेकिन यूक्रेनी धरती पर भड़की विनाश की यह अग्नि कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ट्रंप के शांति प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने यूक्रेन में इस साल का दूसरा सबसे बड़ा हमला कर दिया। पुतिन सेना ने जल, थल और नभ से एक साथ यूक्रेन का संहार कर ऐलान कर दिया है कि रूस का बारूदी मिशन तभी रुकेगा जब यूक्रेन में पुतिन के सभी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।
रूस ने यूक्रेन पर 540 ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, 45 मिसाइलों और 15 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। यूक्रेन में रूस ने विनाश की गति क्यों तेज कर दी है, अब इसे समझिए। दरअसल ट्रंप से पहले उनके दूत विटकॉफ ने मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया और खेरसोन छोड़ता है तो रूस सूमी और खार्किव में जिन जमीनों पर कब्जा किया है उसे यूक्रेन को वापस दे सकता है। ये पुतिन और विटकॉफ के बीच निजी बातचीत थी, लेकिन विटकॉफ ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस बात को सार्वजनिक कर दिया। इस बात से भड़के पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन को नए सिरे से जलाना शुरू कर दिया, बल्कि यूक्रेन में अपना कब्जा अभियान भी तेज कर दिया। तो यूक्रेन में रूसी सेना ऑलराउंड अटैक कर रही है। रूसी सेना भीषण हमले कर यूक्रेनी जमीनों पर कब्जा कर रही है। डोनेस्क, सूमी और खार्किव में रूस का कब्जा अभियान तेज हो गया है। पहले रूसी सेना यूक्रेन में हर दिन 14 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करती थी, यानी पहले हर महीने 420 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा करती थी, लेकिन अब रूस हर दिन 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रहा है। इस लिहाज से रूस हर महीने 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूसी सेना का कब्जा मिशन और तेज होगा। रूसी सेना एक तरफ रूस के 1 दर्जन शहरों में ड्रोन और मिसाइल की बरसात कर रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना रूसी फौज को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की पैदल सेना को उसकी एयरफोर्स और नेवी की मदद मिल रही है। उनतीस और 30 अगस्त की रात कीव में रूस ने 4 बार हमले किए, जिससे कई इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई है। कीव में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के ड्रोन गोदाम को जला दिया। कीव में ही रूस के हमले में रेलवे से जुड़ी प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई। कीव में रूसी विस्फोट की वजह से 28 आम लोग मारे जा चुके हैं। लवीव में अज्ञात हमलावर ने यूक्रेनी संसद के पूर्व स्पीकर आंद्री पारूबी की हत्या कर दी। आशंका है कि इस हत्या के पीछे रूसी इंटेलिजेंस का हाथ है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। डिप्रो में रूस ने 70 ड्रोन फायर किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें और कंपनियां तबाह हो गई। जेपोरिजिया में रूस ने 12 एयर स्ट्राइक की। धमाकों की वजह से कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। जेपोरिजिया में ही इस्कंदर मिसाइल से ब्लास्ट कर रूस ने यूक्रेन के नेपच्यून लॉन्चर को जला दिया। पुतिन और उनकी सेना को मालूम है कि युद्ध विराम वार्ता में उसी देश की शर्तें मानी जाएंगी जिसे युद्ध में बढ़त हासिल होगी। यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन में पूरी ताकत से हमले कर रहा है। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को खत्म कर दिया। पोक्रोवस्क में FAB 500 बमों से हमला कर यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल पोस्ट को समाप्त कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के हथियारों की कब्र खोद दी। कोस्तांतिनोवका में रूस ने उस बंकर को तबाह कर दिया जिसमें यूक्रेन के हथियार रखे हुए थे। रूसी सेना का प्रलय अभियान यही नहीं रुका। रूस ने यूक्रेन के 8 और शहरों पर बारूदी वर्षा की। जाइटोमीर, इवानो-फ्रैंकिवर्स्क, रिवने, सूमी, खार्किव, खमेलनित्स्की, चेरकासी और चेरनिही, इन शहरों में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। रूस के हमले की वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। जाहिर है पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन में विनाश का 360 डिग्री अभियान लॉन्च कर रही है। यही वजह है कि कीव के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। शी जिनपिंग और मोदी की वार्ता से पहले बड़ा घटनाक्रम हो गया है। मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत की है। भारत शांति प्रयासों का समर्थक है। अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जेलेंस्की ने ट्रंप से वार्ता की जानकारी उन्हें दी है। कल सुबह होगी मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। यूरोप में सबसे विध्वंसक दौर कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन युद्ध विराम नहीं मानने का संकेत दे चुके हैं। अब दोनों तरफ से लंबे युद्ध की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश आ चुके हैं। लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। साथ ही रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट फ्रांस और ब्रिटेन बना रहे हैं। अब परिस्थितियां काफी गंभीर होती जा रही हैं। अगर यूरोप फ्रंटलाइन पर आया तो रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है और उस हमले का अर्थ होगा तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजना। तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है। क्योंकि युद्ध विराम की संभावना करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब रूस नाटो आमने सामने आ चुके हैं। अगर यूक्रेन पर रूस ने विध्वंसकारी हमले बंद नहीं किए तो मजबूरन नाटो को फ्रंट लाइन पर आना पड़ेगा। इसके लिए नाटो जबरदस्त तैयारी कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जबकि रूस एटमी तैयारी में जुट गया, यानी आसार परमाणु युद्ध को लेकर बन रहे हैं। अब सब कुछ अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगा। अगर नाटो साथ रहा तो टकराव अमेरिका और रूस में होगा। अगर ट्रंप ने हाथ खींच दिया तो अमेरिका विहीन नाटो रूस से टकराने को तैयार है। दो फ्रंट पर बड़ा टकराव होने की आशंका है। डोनबास इलाका, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं, और दूसरा फ्रंट है क्रीमिया, जिसे वापस लेने के लिए यूक्रेन बेचैन है। उसने दांव खेला है ब्रिटेन फ्रांस मिलकर हमला करें, जिससे वो क्रीमिया का रूस से कनेक्शन काट दे। इसके लिए यूक्रेन हमले भी कर रहा है। ओडेसा और काला सागर से क्रीमिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे यूरोपीय देशों ने भेजा है। इस बीच रूस ने क्रीमिया को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही काला सागर में सेवेस्तोपोल बेस के पास 10 वॉरशिप तैनात किए गए हैं। इसके अलावा काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई। साथ ही बॉम्बर्स और सर्विलेंस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अगर कोई क्रीमिया का सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया जाए, जिससे नाटो की हर चाल को विफल कर दिया जाए। जबकि यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन ने क्रीमिया के पास तक सी ड्रोन भेज दिए हैं। वो पेट्रोलिंग कर रही रूसी बोट को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन लेजर गाइडेड ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ये सभी हमले ओडेसा से किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि नाटो काला सागर में जासूसी करा रहा है।
की तरफ से कहा गया है यूक्रेन ने P-8A पोसाइडन टोही विमान को जासूसी के लिए भेजा, जिसने सेवेस्तोपोल से नोवरोसिस्क तक उड़ान भरी थी। जो तैयारी काला सागर में यूक्रेन कर रहा है, उससे संकेत मिल रहा है कि वो बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हालांकि रूस ने भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। अगर युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला जल्द नहीं लिया गया तो काला सागर फिर से धधक सकता है और इस बार काला सागर से उठा बारूदी बवंडर पूरे यूरोप में फैल सकता है। जैसे हालात बन रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले नहीं रोके जा रहे हैं। जबकि यूरोपीय देश कह चुके हैं शांति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हमले रोकने जरूरी है, लेकिन ना तो पुतिन मान रहे हैं और ना ही ज़ेलेंस्की, यानी यूरोप बड़े संकट में घिर चुका है। बाल्टिक से लेकर काला सागर तक हालात काफी खौफनाक हो रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक में नाटो ने वॉरशिप तैनात कर दिया है, जिससे रूस और बेलारूस पर दबाव बनाया जा सके, जिसके जवाब में रूस ज़ैपेड ड्रिल करने जा रहा है। 12 सितंबर से 14 सितंबर तक बेलारूस में युद्ध अभ्यास होगा। इस बीच काला सागर में नाटो ने ब्लूप्रिंट बनाकर रूस को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी की। 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में। यही वजह है अब ज़ेलेंस्की के लिए नाटो ने फाइनल प्लान बनाया है। इसलिए क्रीमिया में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवेस्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहाँ पर रूस के कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। दूसरा टारगेट है बेलबेक एयरबेस। ये सेवेस्तोपोल के पास एक एयरबेस है जहाँ रूस के फाइटर जेट तैनात है। इसके अलावा नायना एयरबेस भी टारगेट पर है, जहाँ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात है। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहाँ सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए। इसमें नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाटो के प्लान के मुताबिक यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। इसके लिए अगले शुक्रवार को 30 देशों के नेता बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जबकि नाटो की तरफ से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का दूसरा अध्याय शुरू हो सकता है। ईरान में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिबंधों को माना जा रहा है। दावा है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है और इन प्रतिबंधों के बाद परमाणु समझौते की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर भड़के हुए हैं और डर है अरब में एटमी आग किसी भी वक्त भड़क सकती है। ईरान इजराइल युद्ध का चैप्टर 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। लेकिन इस बार इस युद्ध में सिर्फ ईरान और इजराइल ही आमने सामने नहीं होंगे, बल्कि इस युद्ध की आंच 4 और देशों तक पहुंच सकती है।
ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी शामिल हो सकते हैं। यानी इस युद्ध का दूसरा चैप्टर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अड़तालीस घंटे पहले E3 देशों ने ईरान पर 2015 में हुए परमाणु समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्नैपबैक प्रक्रिया को लागू कर दिया, जिससे ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप को भी गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने बयान में कहा, E3 देशों का फैसला ईरान IAEA वार्ता को कमजोर करेगा। यह विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालता है। यूएन में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरवानी ने कहा, E3 ने एक शर्तों से भरी अवास्तविक योजना पेश की है। हम धमकी या दबाव में आकर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि स्नैपबैक प्रक्रिया क्या है और ईरान इससे इतना ज्यादा भड़का हुआ क्यों है, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2015 में JCPOA समझौते पर ईरान ने हस्ताक्षर किए थे। JCPOA को ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है। स्नैपबैक प्रक्रिया इसी समझौते का एक हिस्सा है। अगर ईरान JCPOA समझौते का उल्लंघन करता है तो स्नैपबैक प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इसमें ईरान को 1 महीने का वक्त मिलेगा। अगर इस बीच ईरान से कोई समझौता नहीं होता तो ईरान पर यूएन के सभी प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का षड्यंत्र है। दरअसल 2018 में अमेरिका ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया था। ऐसे में ट्रंप इसे लागू नहीं कर सकते। यही वजह है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीते साल 25 जुलाई को ईरान के साथ वार्ता शुरू की थी, जिसके बाद इन देशों ने ईरान को समझौते का उल्लंघन करने का दोषी ठहराते हुए उस पर यूएन के सभी प्रतिबंध दोबारा लागू करने की बात कही है। अब माना जा रहा है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठा सकता है। जर्मनी ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आह्वान किया है। साथ ही अगले आदेश तक ईरान की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है। ईरान पर प्रतिबंधों के फैसले से अरब में महाविनाश की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। E3 देशों के इस फैसले का रूस विरोध कर रहा है। रूस ने अपने एक बयान में कहा, हम ईरान पर यूएन के प्रतिबंधों की निंदा करते हैं। परमाणु समझौता टूटने का पूरा दोष ईरान पर मढ़ना बेतुका है। ईरान पर प्रतिबंधों के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इधर अरब में युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका ने ब्राइट स्टार 2025 युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसकी मेजबानी अमेरिका और मिस्र कर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में 40 से ज्यादा देश शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए अमेरिका अरब में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, साथ ही ईरान को एक मैसेज देने की कोशिश में है। सिर्फ अरब ही नहीं, अमेरिका अगले महीने जापान के साथ भी युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। दावा है कि इस अभ्यास में टाइफून मिसाइल सिस्टम भी शामिल होगा। इसे अस्थायी तौर पर इवाकुरी बेस पर तैनात किया जा सकता है। यहां से इसकी रेंज में पूर्वी चीन के कई शहर होंगे। यानी अमेरिका अरब से लेकर दक्षिण चीन सागर तक युद्ध अभ्यास के जरिए अपनी धाक जमाने की कोशिश में है। लेकिन SCO समिट में अमेरिका की इन कोशिशों को विफल करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग और ईरानी राष्ट्रपति इस सम्मेलन में एक मंच पर होंगे।
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहां से अमेरिका के खिलाफ एक नए गुट की शुरुआत हो सकती है, जो न सिर्फ अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा बल्कि महायुद्ध का कारण भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कहीं सरकारी इमारत को फूंक डाला गया, कहीं पुलिस की गाड़ियों पर गुस्सा उतारा जा रहा है, तो कहीं सड़कों पर हजारों की भीड़ ने जगह जगह आग लगा दी। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की है, जहां महंगाई और भ्रष्टाचार से उपजे गुस्से ने विद्रोह का रूप ले लिया है। जनता सड़कों पर उतरी है, शहर शहर सरकार और हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इंडोनेशिया में बीते कुछ हफ्तों से लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों की मांग न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की थी। इस बीच खबर आई कि देश के 580 सांसदों को हर महीने $3000 का आवास भत्ता दिया जा रहा है। भत्ते की ये राशि जकार्ता की न्यूनतम मजदूरी से करीब 10 गुना ज्यादा है। वहीं गरीब पिछड़े इलाकों में लोगों की मासिक आय का लगभग 20 गुना है, जिसके बाद इंडोनेशिया की जनता भड़क उठी और प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन इस प्रदर्शन में बड़ा मोड़ 28 अगस्त को आया, जब जकार्ता में पुलिस के बख्तरबंद वाहन ने एक 21 वर्षीय बाइक टैक्सी ड्राइवर को कुचल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रदर्शन बेहद ज्यादा उग्र हो गए। गुस्साई भीड़ ने मकासार में काउंसिल बिल्डिंग को फूंक डाला। यह काउंसिल बिल्डिंग का वीडियो है। नीचे से ऊपर तक पूरी इमारत धू-धू कर जलती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने इंडोनेशियाई सदन भवन में भी घुसने की कोशिश की। रात के वक्त सदन भवन की इमारत की सुरक्षा में लगी लोहे की फेंसिंग को काटने की कोशिश की। लोगों का गुस्सा इंडोनेशिया पुलिस पर भी फूटा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, जकार्ता के कुछ हिस्से में पुलिस की टीम पर अंडे, सब्जियां और फल फेंककर भगाने के वीडियो भी सामने आए। इंडोनेशिया में हालात बेकाबू हो चुके हैं। दावा है कि हिंसा की आग देश के 7 राज्यों तक फैल चुकी है। पुलिस ने 600 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।